Hello student, this is Dr. Shweta Bagde, Assistant Professor, Department of Education at Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने लास्ट लेक्चर्स में संश्लेषण विधि के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने संश्लेषण विधि का अर्थ और उसका प्रयोग गणित में किस तरह से किया जाता है वो देखा था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज संश्लेषण विधि के गुण एवं दोष का अध्ययन करेंगे, merits and demerits of synthetic method. Merits of synthetic method of teaching mathematics. गणित शिक्षण में संश्लेषात्मक विधि के गुण। फर्स्ट पॉइंट है, इट सेव द टाइम एंड लेबर। यह समय और श्रम की बचत करता है। जब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्दी ही हम सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा समय भी बचता है और श्रम भी बचता है। इसलिए कहा गया है कि यह विधि समय और श्रम की बचत करती है। यह लघु विधि है। हमने जब इसका प्रयोग किया है तभी हमने देखा था कितने जल्दी हम सॉल्यूशन तक पहुंच जा रहे हैं, इसलिए यह एक लघु विधि है। इट सूट्स मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट। यह अधिकांश विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है। तो कक्षा में बहुत से विद्यार्थी रहते हैं, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए, जितने भी विद्यार्थी हैं, एवरेज हैं, इंटेलिजेंट हैं, बिलो इंटेलिजेंट हैं, बिलो एवरेज है, तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए ये विधि अनुकूल है, क्योंकि इसमें टीचर का ज़्यादा अधिक रोल रहता है। वो बताते जाता है, समझाते जाता है और स्टूडेंट को केवल समझना रहता है और ध्यान देना रहता है कि किसके बाद क्या पद हुआ है। तो ये विधि सभी बच्चों के लिए अनुकूल है। इट इज़ ए नीट मेथड इन विच वी प्रेजेंट द फैक्ट ऑफ सिस्टमैटिक वे। यह एक स्वच्छ विधि है जिसमें हम तथ्य को एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जब हम इस विधि को जब हम प्रयोग करते हैं इस विधि का, तब हम एक एक पद करते जाते हैं क्रमबद्ध तरीके से और सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। इसलिए इसे एक नीट मेथड कहा गया है, जिसमें हम तथ्य को, जो भी हमारे फैक्ट है, जो भी एलिमेंट हमको दिया गया है, उसको एक एक करके सिस्टमेटिक रूप से जमाते जाते हैं। इसलिए यह एक स्वच्छ विधि है। नेक्स्ट है, इट कैन अप्लाई टू मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। यह गणित विषय के अधिकांश प्रकरण पर लागू किया जा सकता है। गणित विषय का कोई भी पाठ हो, अंक गणित हो, बीज गणित हो, त्रिकोणमिति हो या ज्यामिति हो, तो वो सभी में इस विधि का, संश्लेषण विधि का प्रयोग हम कर सकते हैं। शुद्धता विधि द्वारा विकसित की जा सकती है। एक्यूरेसी इज़ डेवलप्ड बाय द मेथड। इस विधि का जो काम होता है वो हम संश्लेषण करते हैं, एक एक पार्ट को जोड़ते हुए जाते हैं और अंत में सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, तो जिससे हमें एक शुद्ध परिणाम प्राप्त होता है। इसलिए ये कहा गया है कि इस विधि में जो परिणाम मिलता है वो शुद्ध होता है, इसलिए इस विधि द्वारा शुद्धता विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट ग्लोरीफाई द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड। ये बच्चे की स्मृति को बढ़ाता है। जब टीचर एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं इस विधि द्वारा, तो बच्चे को ध्यान में रखना है, अपनी स्मृति में रखना है कि किस स्टेप के बाद क्या चीज़ हुई है। तो इसलिए बच्चों की स्मृति बढ़ती है, इससे ये बच्चे की स्मृति को बढ़ाता है। तो ये कुछ पॉइंट हुए संश्लेषात्मक विधि के गुण में। अब आगे हम देखेंगे कि संश्लेषात्मक विधि के दोष क्या हैं या उसकी सीमाएँ क्या होंगी। डीमेरिट ऑफ सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण में संश्लेषात्मक विधि के दोष। इट इज़ एन अनसाइकोलॉजिकल मेथड। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। जब हम पिछला विधि किए थे, विश्लेषण विधि, तो वह एक मनोवैज्ञानिक विधि थी, क्योंकि उसमें बच्चा तर्क कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो एक मनोविज्ञान से रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी क्रिया यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ से बच्चा देखता है, समझता है, नोट करता है और बस करने जाता है एक एक स्टेप पर। उसमें ये तर्क नहीं दिया जाता कि इस स्टेप को क्यों किया गया है, इसलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि कहा गया है। देयर इज़ ए स्कोप फॉर फॉरगेटिंग। इस विधि में भूलने की संभावना है। क्योंकि भूलने की संभावना इसलिए है क्योंकि बच्चे को एक एक पद याद रखना है। अगर वो एक एक पद याद नहीं रखेगा कि इसके बाद क्या होगा,
तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इस विधि में भूलने की संभावना रहती है। इट मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लर्नर, लिसनर एंड एनकरेज क्रैमिंग। यह छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाता है और रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। इसमें टीचर जब समझा रहा है आपको, बच्चों को, तो स्टूडेंट क्या होते हैं, चुपचाप अपना सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, नोट करते जाते हैं। तो उसमें एक निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं, वो बस लिखते हैं, समझते हैं, कुछ उनके तरफ से कोई क्रिया नहीं होती है। और रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन क्यों करता है? क्योंकि अगर वो याद नहीं रखेगा बच्चा स्टेप किसके बाद क्या हो रहा है करके, तो वो सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वो रटने की प्रवृत्ति भी ये विधि बढ़ाती है, जो इसका एक दोष है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड कॉन्फिडेंस इज जनरली लैकिंग इन द स्टूडेंट। इस पद्धति में सामान्यतः छात्र में आत्मविश्वास की कमी होती है। बच्चों में आत्मविश्वास कब पैदा होगा? जब वो किसी कार्य को स्वयं करते हैं और उसमें सफल होते हैं, तब उसमें आत्मविश्वास विकसित होता है। लेकिन यह विधि क्या होती है, ये स्टूडेंट को तो अपने तरफ से कुछ सोचने या विचार करने, तर्क करने का मौका नहीं देती है। ये सीधा सीधा एक एक स्टेप को करते जाना है, इसको जोड़ते जाना है और आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन तक पहुंचना रहता है, जिसमें स्टूडेंट अपने तरफ से कोई क्रिया नहीं करता है। तो इसलिए उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इस विधि में खोज की कोई गुंजाइश नहीं होती है। क्यों कोई खोज की गुंजाइश नहीं होती है? बच्चा कुछ खोज नहीं कर सकता, कुछ डिस्कवरी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो जो स्टेप बताया गया है, जो जो स्टेप करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको वही करना है। उसको अपने तरफ से कुछ और नहीं सोचना है या कुछ और तर्क नहीं लगाना है या नहीं करना है। तो इसलिए इस विधि का बहुत बड़ा दोष है कि इस विधि में खोज की कोई संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द रिकॉल ऑफ ईच स्टेप कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर एवरी चाइल्ड। प्रत्येक पद को याद रखना हर बच्चे के लिए संभव नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा है कि हर एक बच्चा एक लेवल का इंटेलिजेंट लेवल नहीं होता हर एक बच्चे को। तो कोई बच्चा जल्दी याद रख सकता है, कोई चीज़ ज़्यादा देर तक उनके दिमाग में बना रह सकता है, कुछ बच्चे जल्दी भूल भी जाते हैं। तो उसके इस विधि का मेन कारण ये है कि आपको उसके पूरे स्टेप याद रखने हैं। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, उनकी मेमोरी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हर एक बच्चे की, वो हर एक पद को याद रख सके। तो ये इस विधि के कुछ दोष हुए और कुछ गुण हुए। तो विश्लेषण और संश्लेषण विधियाँ हमने देखी कि एक दूसरे के पूरक होती है। इसलिए हमें जब टीचिंग करते हैं तो ये दोनों को एक साथ प्रयोग करना चाहिए, मतलब एक साथ इनका यूज़ करना चाहिए। विश्लेषण विधि संश्लेषण विधि के कॉम्बिनेशन के बिना थोड़ा उनका जो प्रभाव है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो कम हो जाता है। इसलिए जो कोई कठिन गणितीय समस्या होती है उसका विश्लेषण के द्वारा, विश्लेषण विधि द्वारा उसको छोटे छोटे अवयवों में बांटकर अध्ययन किया जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाता है, समाधान करने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद सभी संश्लेषण के माध्यम से सभी अवयवों को तार्किक रूप से एक रीजनिंग एबिलिटी के थ्रू जोड़कर समस्या के संपूर्ण समाधान तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से दोनों विधि का एक साथ प्रयोग करना है गणित के लिए। जब गणित शिक्षण में ये दोनों विधियों का प्रयोग हम एक साथ करेंगे, तभी हमको अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधियाँ सिद्ध होंगी। तभी ये दोनों विधियाँ एक प्रभावशाली विधियाँ सिद्ध होंगी हमारे लिए। इसलिए जब हम गणित का चैप्टर पढ़ाएंगे तो दोनों विधि का अलग अलग प्रयोग ना करके दोनों का एक साथ प्रयोग करेंगे। मतलब हमारी विधि कौन सी बन जाएगी? विश्लेषण संश्लेषण विधि। तो इस तरह से जब हम गणित का टीचिंग करने जाएंगे, आप लोग गणित की टीचिंग करने जाएंगे, जब स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा रहे हैं, रेखा गणित का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप दोनों विधि का एक साथ प्रयोग करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक के था। आगे हम देखेंगे कि विश्लेषण और संश्लेषण विधि में अंतर क्या होते हैं। थैंक यू।